सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे स्वर के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वरों में भी प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूतो स्वर। चलिए हम पढ़ते हैं। हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों या वर्णों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। कहा जा रहा है कि जो हिंदी जो वर्ण है उनको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग को कहा जाता है स्वर, दूसरे भाग को कहा जाता है व्यंजन। आज हम इस वीडियो में स्वर को कवर करेंगे और दूसरे वीडियो में व्यंजन को कवर करेंगे। आज हम स्वर के लिए पढ़ेंगे। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक अर्थात बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। कह रहा है जो भी स्वर जिस वर्ड को हम बोलते हैं, जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं आती, वो स्वयं अपने आप बोला जाता है, उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में प्राणवायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलता है। जो प्राणवायु, जो हमारे मुंह से वायु निकलती है, जब हम बोलते वक्त जो वायु निकलती है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में भी सहायक होता है। जो स्वर है वो व्यंजनों के उच्चारण में भी सहायक होता है ना, उसकी मदद करता है। सहायक मतलब उसकी मदद करता है। जब भी हम व्यंजन को बोलते हैं तो स्वर मिलकर उसकी मदद करता है। हिंदी भाषा के स्वर वर्णों के लिए मात्रा चिन्हों की व्यवस्था की गई है। जब ये व्यंजन वर्णों में मिलते हैं तो मात्रा का रूप धारण कर लेते हैं। कह रहा है कि जब ये जो हमारे जो स्वर हैं वो जब व्यंजन में मिलते हैं तो किसका रूप धारण कर लेते हैं? मात्रा का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि हम मात्रा लिख रहे हैं तो वो जो आ की डंडा आ गई ना, वो क्या है ना, वो आ का मात्रा बन गई, वो माँ पे आ की मात्रा बन गई, फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जिसके कारण इसके लेखन में समय, स्थान व श्रम की बचत होती है। कह रहा है कि अगर जब व्यंजन में मिलके स्वर जब व्यंजन में मिलके मात्रा का रूप ले लेता है, वो प्रॉपर स्वर नहीं रहता है, वो किसका मात्रा का रूप ले लेता है, जिससे तो एक स्थान कम लगता है, मेहनत कम लगती है। अगर हम मात्रा में माँ और फिर आ लिखेंगे तो हमें जगह स्पेस ज़्यादा चाहिए, पर अगर हम सिर्फ मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा स्पेस कम जगह में, मेहनत कम और समय भी कम लगता है। तो ये चीज़ बता रखा है। स्वरों की संख्या, स्वरों की कितनी संख्या होती है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या को लेकर मत भिन्नता पाई जाती है। कुछ विद्वान स्वरों की संख्या 10, कुछ 11, कुछ 12, कुछ 13 तथा कुछ 14 मानते हैं, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जो हिंदी भाषा के जो विद्वान हैं उनके बीच में मतभेद पाए जाते हैं। कुछ का मानना है कि जो हिंदी में स्वर हैं वो सिर्फ 10 हैं, कुछ 11 बोलते हैं, कुछ 12 बोलते हैं। आइए हम देखते हैं। ये हमारे सारे स्वर हैं। 10 स्वर जो 10 स्वर को मानते हैं उसमें आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। 11 स्वर वाले को री। आइए हम पढ़ते हैं। ये हमारे सारे स्वर हैं। लिखा है, स्वरों की संख्या 10 मानने वालों का कहना है कि हिंदी को री की आवश्यकता नहीं है। जो भी विद्वान स्वरों की संख्या 10 मानते हैं वो कहते हैं कि हमें री की आवश्यकता नहीं है। हम ऋषि, ऋतु आदि शब्दों को ऋषि ऐसे लिख सकते हैं ना, ऋषि, ऋतु आदि के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी बात सही है। स्वरों की संख्या 11 मानने वाले री को भी स्वरों में मानते हैं। जो विद्वान 11 स्वर मानते हैं वो री को भी स्वरों में ही मानते हैं। कुछ लोग 12 खड़ी को आधार मानकर री को तो हटा देते हैं। जो कुछ लोग होते हैं वो 12 खड़ी को आधार मानकर री को हटा देते हैं उसकी, किंतु आ और अंग को जोड़कर 12 स्वर मानते हैं।
कुछ लोग बाराखरी में री को जोड़कर स्वरों की संख्या 13 निर्धारित करते हैं। जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अंग और अंगा को भी जोड़ते हैं और री को भी जोड़ के कहते हैं तीनों चीज़ होनी चाहिए। तो ये मानने वाले जो विद्वान हैं वो 13 स्वर मानते हैं। कुछ लोग 13 स्वर में आगात ध्वनि ओ को शामिल करके इसकी संख्या 14 मानते हैं। यदि हिंदी भाषा के प्रचलित एवं स्वर मान्य रूप को देखा जाए तो हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए, जो प्रचलित हैं, जो फेमस हैं, उनको देखा जाए तो सिर्फ 11 स्वरों को ही मान्यता मतलब माना जाता है। उसमें है आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। स्वर के भेद, स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है हम देखते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। किसके आधार पर बांटा जाता है, स्वरों के आधार पर बांटा जाता है। तो एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है देखते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को कम समय में उच्चारित किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कहा गया ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं, जिसको बोलते वक्त समय बहुत कम लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। आ ई ऊ री, यही हिंदी के मूल स्वर हैं। माना जाता है जो हिंदी के जो मूल स्वर हैं इन्हीं को आ ई ऊ और री को मूल स्वर माना जाता है। शेष स्वर तो इनके जोड़ तोड़ मात्र हैं। अन्य स्वयं स्वर या तो इनके ही दीर्घ रूप हैं या इन्हें 2 स्वरों के संयोग से बने हैं। कहा गया जो बाकी के जो भी स्वर हैं वो तो इसी के तोड़ मोड़ जोड़ को ही मिलाकर बनाया गया है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन 4 स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। इसमें भी री का प्रयोग केवल तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत शब्द में ही किया जाता है। जो री का प्रयोग है वो सिर्फ तत्सम शब्द मतलब सिर्फ संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है। हिंदी के अपने तत्भव शब्दों में री का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। जो हिंदी का जो अपना खुद का शब्द है उसमें री का कहीं भी प्रयोग नहीं देखा जाता है। री का प्रयोग हमेशा ही संस्कृत में देखा जाता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं आइए हम जानते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। जो हमारा दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लेता है। उसका दुगना समय हमें लगता है ह्रस्व स्वर को बोलने में। दीर्घ स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर 7 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं। आ ई ऊ ए ऐ ओ और री का दीर्घ रूप हिंदी में नहीं मिलता है। अच्छा, री का कह रखा है कि जो दीर्घ रूप है वो हिंदी में कहीं नहीं मिलता है। संस्कृत में कुछ शब्दों में जो तत्सम के रूप में हिंदी में नहीं आए दीर्घ री मिलता है। अच्छा, जो शब्द जो हिंदी में तो आए नहीं पर जब भी हिंदी हम लिखते हैं तो उसमें जैसे ऋषि हो गया है ना, लिखा जाता है तो कृषि हो गया, नहीं सॉरी ऋषि है ना, री वाले शब्द तो उनको दीर्घ स्वर में नहीं माना जाता है। हिंदी यदि ध्यान से देखें तो आ ई ऊ यही 3 दीर्घ स्वर हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो मेन स्वर हैं वो क्या है, आ ई और ऊ, यही 3 दीर्घ स्वर हैं। वैसे तो 7 दीर्घ स्वर हैं पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यही तीन को महत्व दिया गया है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जो दीर्घ स्वर है उसके उच्चारण में है ना, ह्रस्व स्वर तो कम समय लेता है, दीर्घ स्वर उससे दुगना समय लेता है। यदि ई को दुगने समय तक बोले तो हम इसे ई नहीं लिखेंगे, अपितु हमें ई जमा ई के बदले एक दीर्घ स्वर बना लिया
जो दो हर्ष का काम करेगा, है ना। हमने क्या कर दिया कि दो, जो हम छोटी ई बड़ी बोलते हैं ना, छोटी ई को हमने जोड़ के हमने एक दीर्घ दीर्घ शब्द का प्रयोग किया, उसका रूप लाया, जो हर्ष स्वर का काम करेगा। जिन भाषाओं ने दीर्घ रूप का विकास नहीं किया, कह रहे जो भाषाएं, जो और भी भाषाएं जैसे इंग्लिश हो गया, फ्रांस हो गया, वे दो हर्ष स्वर ही लिखेंगे, वो दो हर्ष स्वर ही लिखेंगे। जिन्होंने दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं किया, दीर्घ स्वर का विकास नहीं किया, वो उन भाषाओं में हर्ष स्वर ही लिखा। हर्ष स्वर मतलब अगर जैसे दो ई है तो दो ई ही लिखा जाएगा। जिन भाषाओं ने दीर्घ रूप का विकास नहीं किया, वे दो हर्ष स्वर लिखेंगे। जैसे अंग्रेजी में हम सीन लिखेंगे, है ना। अंग्रेजी में जब हम सीन लिखते हैं तो डबल ई लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे हर्ष स्वर को दो बार लिखा गया है, अर्थात दो स्वर लिखेंगे, लिखा ना। अर्थात कितने स्वर लिखने पड़ रहे हैं? दो स्वर लिखने पड़ रहे हैं। हिंदी में हम रविंद्र नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो हर्ष स्वर के बराबर हमने एक दीर्घ स्वर का विकास कर रखा है। क्या रखा है? हम रविंद्र ऐसे तो हम लिखते नहीं हैं, है ना, छोटी ई की मात्रा नहीं डालते हैं व पे। तो हमने क्या कर रखा है, हम ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हमने दीर्घ स्वर का विकास कर रखा है। हम परमाणु को परमाणु, रविंद्र को रविंद्र, सुक्ति को सुक्ति लिखेंगे। इस दीर्घ रूप के विकास का लाभ केवल लिखने में ही नहीं होता, क्योंकि लाभ केवल लिखने में ही होगा, क्योंकि बोलने में तो हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर में समान समय लगेगा। कह रहे जब हम लिखते हैं तो इसी में इसका अंतर दिखाई हमें लाभ होता है। हमें समय कम लगता है ना, जगह कम लगती है, हमें मेहनत कम लगता है, पर हम बोलते हैं तो बस 19-20 का बहुत छोटा सा फ़र्क होता है, जो इतना मायने नहीं रखता है। बोलने में लगने वाले समय के आधार पर ए, ऐ, ओ भी दीर्घ स्वर है ना। अगर बोलने के आधार पर देखा जाए तो ए, ऐ, ओ भी एक दीर्घ स्वर है, परंतु ये मूल स्वर के दीर्घ रूप नहीं है। पर क्या है, जो मूल रूप है ये इन मूल रूपों के अंदर नहीं आता है। मूल रूप के अंदर सिर्फ 3 आते हैं, है ना, बताया था ना, आ, ई और उ, सिर्फ ये 3 आते हैं मूल रूप के अंदर। अपितु इनके संयुक्त रूप हैं। इसके क्या है? संयुक्त रूप, मिले जुले रूप हैं। प्लूतो स्वर, इसके अंदर संयुक्त स्वर को प्लूतो स्वर भी कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं, इसी का पाठ है संयुक्त स्वर का। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगे उसे प्लूतो कहते हैं। कह रहे हैं जिसमें कम समय लगता था उसे हम हर्ष स्वर कहते थे, हर्ष स्वर से जिसमें ज़्यादा समय लगता था उसे हम दीर्घ स्वर कहते थे। अब दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना समय लगता है, उसे हम कहते हैं प्लूतो, है ना, प्लूतो स्वर। इनका प्रयोग जोर से अथवा दूर से पुकारने में अधिक होता है। कह रहे जो जोर से मतलब तेज़ लाउडली बोलने में और दूर से बुलाने के लिए ज़्यादा किया जाता है। इसके लिए ना तो कोई वर्ण बनाया गया है, इसके लिए कोई भी वर्ण नहीं बनाया गया, कोई भी वर्णों का निर्माण नहीं किया गया है, ना कोई मात्रा का भी निर्माण नहीं किया गया है। इसके लिखने के लिए स्वर के सामने 3 का अंक लिख दिया जाता है, जैसे हे राम, है ना, ओम। बस क्या किया जाता है, 3 आगे, उस शब्द के आगे 3 लिख दिया जाता है, जिससे उसको लंबा, वो कितना भी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो सकता है। हिंदी ने प्लूतो को स्वीकार नहीं किया है। जो हिंदी शब्द है, जो हिंदी भाषा है, उसने प्लूतो को स्वीकार नहीं किया है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में ही मिलता है।
जो इसका प्रयोग कहाँ मिलता है? सिर्फ संस्कृत में ही मिलता है। हिंदी हिंदी का विचार है, जो हिंदी शब्द का विकास किया, उनका मानना है कि 3 गुना समय लगने के लिए स्वर के आगे 3 लिखेंगे। यदि समय की मात्रा 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होगी तो संस्कृत उसके लिए भी उसके आगे 3 ही लिखेगा। जब अधिक के लिए 3 ही लिखना हो तो उसे क्यों ना दीर्घ के रूप में ही स्वीकार किया जाए। जो हिंदी के विद्वान मानते हैं कि अगर 3 गुना बोलने के लिए भी तो मतलब लंबा 4 गुना, 5 गुना, सबके लिए हमें जब 3 ही आगे लिखना है तो इससे अच्छा इसको दीर्घ स्वर में ही क्यों ना ऐड कर दिया जाए। इसको तूतों को हिंदी विद्वानों ने हिंदी भाषा में मान्यता नहीं दी गई है। अब इसके अंदर ही आता है संध्यक्षर स्वर। संध्यक्षर स्वर क्या है? चलिए आइए जानते हैं। आ, ई, उ, री इन चारों मूल स्वरों के अतिरिक्त शेष 7 स्वर हर्ष स्वर की संधि से बने हैं। कह रखा है किसके संधि से बने हैं? इन 4 जो ये 4 मूल स्वर हैं, इन्हीं को जोड़ के तोड़ के मिला के बनाए गए हैं। जैसे अ जमा अ इक्वल आ, ई जमा ई इक्वल ई, उ जमा उ। ऐसे ही इन सभी को मिलाकर बनाया गया है। इनमें आ ई उ दीर्घ संधि से ए ओ गुण संधि से तथा ए ओ वृद्ध संधि से बने हैं, है ना। इसमें बता रखा है कि कौन सी संधि से क्या बना हुआ है। दीर्घ संधि से ए ओ, है ना, इनको मिलाकर बनाया गया है। लेकिन इनमें से 3 आ, ई, व, उ मूल हर्ष स्वर के दीर्घ रूप हैं। किसके रूप हैं बताओ? दीर्घ रूप हैं। किसके? स्वर हर्ष स्वर के दीर्घ रूप हैं, है ना। इन्हीं को मतलब आ जैसे इसके क्या हो गए? रूप हो गए ना, इसी के हर्ष स्वर के रूप हो गए। इनमें हर्ष का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें हर्ष का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। जो इसका जो रूप है इसमें आराम से देखा जा सकता है। इसलिए इन्हें केवल स्वर कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? केवल स्वर कहते हैं। शेष ए, आई, ओ, औ 2 अलग अलग स्वरों की संधि से बने हैं। 2 किसकी अलग अलग संधि से मिलकर बनाया गया है इनको। तथा इसका रूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। इसका रूप क्या हो जाता है? परिवर्तित। जब 2 स्वरों को मिलाया जाता है, ऐसे 2 स्वरों को मिलाया जाता है, उससे इसका रूप ही परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इन्हें संध्यक्ष स्वर कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संध्यक्ष स्वर को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।